केंद्र ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ाई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के तहत खरीद जारी रखने के दिए निर्देश। महात्मा बुद्ध जयंती के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत और नेपाल के संबंध हैं हिमालय जितने प्राचीन और अटल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, पिछले एक वर्ष में हरियाणा में 28,000 करोड़ का हुआ निवेश। 800 एकड़ में मारुति खरखौदा में लगाने जा रही है प्लांट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल यात्रा पहुंची रोहतक। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले, पहले की तरह इस बार भी प्रदेश के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ा दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मई माह के अंत तक गेहूं की खरीद जारी रखने को कहा गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद पिछले खरीद मौसम की इस अवधि के मुकाबले 2022-23 में कम रही है। ऐसा मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में ऊंचे बाजार मूल्य के कारण हुआ है, जिसमें किसान निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऋण सुविधा की शर्तों और पड़ोसी व खाद्यान्न की कमी वाले देशों से मिले अनुरोध को छोड़कर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सूखे और गेहूं के टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने ऐसे अनाज की कीमतों में कटौती किए बिना औसत गुणवत्ता में 18% तक की छूट दी है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यह पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भगवान बुद्ध के विचार हमारे ग्रह को अधिक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का प्रेम, करुणा, समानता व अहिंसा का उपदेश एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और मानवीय सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए केंद्रित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि विश्व को अहिंसा, त्याग और मानवता का मार्ग दिखाने वाले भगवान बुद्ध से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। महात्मा बुद्ध जयंती के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माया देवी मंदिर में आज पूजा अर्चना की। माया देवी मंदिर प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह पारंपरिक तौर पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माने जाने वाले लुम्बिनी का मुख्य मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही ध्यान की मुद्रा में भी बैठकर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बौद्ध परंपराओं और रीति रिवाजों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। बुद्ध जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध हिमालय जितने प्राचीन और अटल हैं। अब इन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। इस दिशा में भारत नेपाल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें
साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ता है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट करने अबू धाबी गए हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का शुक्रवार को निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शेख खलीफा ने संयुक्त अरब अमीरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के साथ संबंधों को मजबूती दी। उन्होंने शेख मोहम्मद को नया राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं भी दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद के जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में हरियाणा में 28,000 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे लाखों रोजगार के संसाधन बने हैं। उन्होंने कहा कि 800 एकड़ में मारुति खरखौदा में अपना प्लांट लगा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मई तक प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी और खरीद के 48 घंटों के भीतर किसानों को फसलों का सीधा भुगतान भी कर दिया जाएगा। हम गेहूं की खरीद को प्रदेश में बढ़ाएंगे। बड़ी मंडियों के अंदर जहां जहां गेहूं आएगी उसको पूरा प्रोक्योर एमएसपी पे किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर उसका पैसा किसान के खाते में भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने जून और जुलाई माह में निकाय चुनाव एवं अगस्त माह तक पंचायत चुनाव होने की संभावना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसियां बेरोजगारी दर बढ़ने के आंकड़े दर्शा रही है, जबकि बहुत सी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, जिसका असर प्रदेश में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिला है। पूरी तौर पर तैयारी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया गया है। जून जुलाई के अंदर जब भी वो नोटिफाई करेंगे प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे या पंचायती चुनाव की बात है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि इलेक्शन रोल पंचायतों का भी बन रहा है और जून के अंत तक या जुलाई के अंत तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं मानता हूँ अगस्त और सितंबर में पंचायत के चुनाव हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने जा रहा है। यह बात रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज देर सायं रोहतक में आयोजित की गई राहगिरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि पहली बार प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक व एशियन गेम में हरियाणा के खिलाड़ी पहले भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हरियाणा अव्वल रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल पहुंची तो वहां मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर मशाल का स्वागत किया। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने गुरुग्राम में कल राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत संगम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय संचालकों के साथ संस्कृत अध्यापक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र रहे। अकादमी निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि गुरुकुलों का उत्थान हमारी प्राथमिकता में शामिल है। गुरुकुलों को कोई कमी न रहे, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को गोद दिलाएंगे। इसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन किया जाएगा। अगस्त-सितंबर माह में संस्कृति से जुड़े राज्य स्तरीय खेलकूद की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। संस्कृत सिखाने के लिए कौशल केंद्रों की प्रदेश भर में स्थापना की जाएगी।
उन गुरुकुलों को उनका उद्धार भी करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। इसी कड़ी में हमने माननीय वेद प्रकाश यादव जी जो उपाध्यक्ष हैं बोर्ड के, जो मान्यता का सिस्टम है वो उसको सुधारेंगे, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो हमारा दिल्ली में है, वहाँ जितनी भी संस्कृत की योजनाएं वहाँ से लागू होती हैं, तो वहाँ से भी जीवी कृष्ण मुरली कृष्ण जी आए हुए हैं जो कि योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये भी है कि जो धनाढ़ लोग हैं हरियाणा में, उनको हम एक एक गुरुकुल गोद भी देंगे और गुरुकुलों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी कराएंगे। कहने का मतलब ये, हम गुरुकुल को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। वहीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में निदेशक केंद्रीय योजनाएं प्रोफेसर आर.जे. मुरली कृष्ण ने कहा कि विश्वविद्यालय में 13 प्रकार की योजनाएं संस्कृत संस्थानों के विकास के लिए है। विश्वविद्यालय से फिलहाल 25 गुरुकुलों को मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा बोर्ड की वाइस चेयरमैन वीपी यादव ने कहा कि गुरुकुलों की मांग रही है कि बोर्ड से उन्हें 6ठी से 8वीं तक की मान्यता मिले। शिक्षा बोर्ड उन्हें 12वीं तक मान्यता प्रदान करने का काम करेगा। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य सुचारू रूप से जारी है। नोडल अधिकारी चंद्रमणि ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है और अभी तक 6000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। नोडल अधिकारी ने बताया कि डोज लगवाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। यह कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक्स्ट्रा डोज है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध होगी। 1,21,180 टोटल डोज लग चुकी हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज लगी है हमारी 8,62,421, 6,52,430 लग चुकी है सेकंड डोज। तो अभी 2 से 2.5 लाख के बीच हमारे सेकंड डोज अभी पेंडिंग है, जिनके अभी टाइम होते जा रहे हैं वो लगवाते जा रहे हैं सेकंड डोज का, क्योंकि टोटल 8,62,000 हैं फर्स्ट डोज, सेकंड डोज है 6,52,000, तो वो 2 लाख का अंतर है। वो जैसे जैसे टाइम हो रहा है सेकंड डोज लगवा रहे हैं। डोज लगवाने आए लोगों ने कहा कि उन्होंने नागरिक अस्पताल में आकर प्रिकॉशन डोज लगवाई है और वे अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। डोज लगवाई है, मेरी ये अपील है कि दूसरे लोग भी आके यहाँ वैक्सीन लगवाएं, जिससे हमारा देश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ सके। मैंने बूस्टर डोज लगवाया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि वो भी सभी लोग आकर जिन्हें बूस्टर डोज की आवश्यकता है वो सभी लगवाएं। मैंने बूस्टर डोज लगवाई सरकारी हॉस्पिटल में। मेरी सबसे अपील है कि सभी बूस्टर डोज और फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज सभी लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संग्रहालय सप्ताह मना रहा है। संग्रहालय सप्ताह 16 मई से 20 मई तक चलेगा। इस दौरान कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र देखने आए पर्यटकों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक एवं कुरुक्षेत्र पैनोरमा केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि विज्ञान अनसुलझे रहस्य को समझाने में हमारी मदद करता है। विशेषकर छात्रों को पैनोरमा केंद्र को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे उन्हें किताबों के अलावा विज्ञान के प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। में बहुत सारे ऐसे अजूबे हैं जो साइंस ने धीरे धीरे एकत्रित कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे अजूबे हैं नेचर में कि आज तक हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग लगे हैं और प्रयास करते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी करेंगी। तो मैंने अपनी करियर में ये देखा कि हर एक्सपेरिमेंट के पीछे नेचर की इतनी खूबी रहती है, उसको समझने के बाद एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमने भगवान को समझ लिया। अभी तक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जिसको बिल्कुल इस संग्रहालय वीक के उपलक्ष्य में आगंतुकों के लिए एकदम फ्री छोड़ा गया है। यह ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि संग्रहालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अपने दर्शकों और मतलब एक कल्चर को जोड़ने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ने में एक संग्रहालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। पैनोरमा देखने आए पर्यटकों ने कहा कि यहां आकर उन्हें कई नई जानकारियां मिली हैं और वे यहां बार बार आना चाहेंगे। आज जो पैनोरमा सेक्टर की जो पैनोरमा म्यूजियम है उसकी टिकट लगती थी, वो भी आज नहीं है, फ्री है वो भी। और मेरे को जादुई नल और अन्य कई चीज़ें अच्छी लगी और एक हफ्ते के लिए ये फ्री भी दे दिया है इसके टिकट्स वगैरह। और मुझे यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय किया, एकदम ऐसा लगा जैसे एकदम रियलिस्टिक सा लगा था। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा था एंडलेस, वो जो क्या था वो बिना तारों वाला पियानो, वो बहुत बेस्ट पार्ट था। और आप यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ मतलब साइंस से रिलेटेड सब उसके बारे में बता रखा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ाई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के तहत खरीद जारी रखने के दिए निर्देश। महात्मा बुद्ध जयंती के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारत और नेपाल के संबंध हैं हिमालय जितने प्राचीन और अटल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, पिछले एक वर्ष में हरियाणा में 28,000 करोड़ का हुआ निवेश। 800 एकड़ में मारुति खरखोदा में लगाने जा रही है प्लांट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल यात्रा पहुंची रोहतक। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले, पहले की तरह इस बार भी प्रदेश के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।